शराब घोटाले में फंसे डिप्लोमाधारी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की पोल खोलने के बाद से तकरीबन हर दिन अरविंद केजरीवाल पीएम की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस खेल के बीच शरद पवार ने एक झटके में उनके इस मुद्दे की हवा निकाल कर रख दी है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उद्धव ठाकरे और कई विपक्षी पार्टियां इसे हवा देने में जुट गई हैं। शरद पवार से प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद पर सवाल पूछा गया तो पवार ने कहा कि पीएम की डिग्री कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी इन दिनों पीएम मोदी की डिग्री के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत पार्टी के नेता हर दिन लोगों के सामने जाकर अपनी शैक्षणिक योग्यता को साझा करेंगे और ऐसे में पवार का ये बयान आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले पवार ने अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को झटका देते हुए कहा था कि ये निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि 21 में 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। पवार के बयान पर विपक्ष में हलचल तेज हो गई थी। पवार ने कहा, आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है, मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई ऐसे सवाल हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना ही चाहिए। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसल बर्बाद हो गई, इस पर चर्चा जरूरी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार भी पीएम की डिग्री के मुद्दे को बेबुनियाद करार दे चुके हैं। अजीत पवार ने कहा था कि जहां तक राजनीति में शिक्षा का संबंध है, इसे बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वसंत दादा पाटिल की तरह ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन ये प्रशासन कौशल सबसे अच्छा करते थे। पीएम की डिग्री विवाद और वीर सावरकर के मुद्दे पर राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग रुख के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी के नाम की तरह जिस तरह पार्टी के पास केवल 2 सांसद थे, वह 2014 में पूर्ण जनादेश के साथ आई थी और दूर दराज के इलाकों में पहुंचे, तो क्या ये मोदी की करिश्मे की बात नहीं है? 2014 में पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद उनके खिलाफ कई बयान दिए गए, उन्हें लोकप्रियता मिली और उनके नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में केवल बीजेपी ही जीती और 2019 में भी ये चुनाव में दोहराया गया। तो फिर इन मुद्दों को बाहर निकालने का क्या फायदा? 9 साल लोग उनका काम देख रहे हैं। इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी केजरीवाल को इशारों ही इशारों में पढ़ा लिखा अनपढ़ करार दिया था। उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़े एक सवाल पर कहा, मैंने ये बयान सुना है जो कुछ समय पहले विधानसभा में दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां पढ़ाई पर खर्च की गई रसीद की तरह होती हैं। शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार को दर्शाए। उन्होंने केजरीवाल पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि ये बात साबित हो गई है कि कुछ लोग आईआईटी से पढ़े लिखे होने के बावजूद, डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल न तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करवा पाए और न ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नाम और निशान छिन जाने से बचा पाए। तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल एकनाथ शिंदे से मात खा गए। अब तो वे बयानबाजी पर उतर आए हैं। सिब्बल ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि साजिशकर्ता, अवसरवादी और पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। शिवसेना नेता शिंदे ने पिछले साल जून में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या का दौरा किया। उनके साथ हजारों शिवसैनिक उत्तर प्रदेश के शहरों के मंदिरों में गए। इस पर कपिल सिब्बल ने निशाना साधा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि अयोध्या में शिंदे भगवान राम ने चुना बलिदान, सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी। बाला साहेब ने भी उन विशेषताओं को आत्मसात किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि साजिशकर्ता, अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहेब की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा की विचारधारा एक ही है और वे अगले साल पूरे राज्य में भगवा झंडा फहराएंगे। उन्होंने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पार्टी की भूमिका स्पष्ट है। शिवसेना का भाजपा के साथ गठबंधन है। हमारी विचारधारा जो हिंदुत्व है वही है। हम अयोध्या से नई ऊर्जा के साथ अपने राज्य में जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना और भाजपा का भगवा पूरे राज्य में फहराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे के तख्ता पलट ने पिछले साल शिवसेना को विभाजित कर दिया और ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच के लिए गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने साफ कहा कि ममता बनर्जी की विफलता की वजह से हावड़ा और हुगली में हिंसा हुई। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, ये कैसी भाषा है? वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो समाज को विभाजित कर रही हैं। मुख्यमंत्री की भाषा में तुम है जो रामनवमी का आयोजन कर रहे हैं, वह तुम और बाकी समाज के दूसरे वर्गों के लोग यानी हम हो गए। वो तुम कौन है और हम कौन हैं? इसी तुम और हम के बीच ममता बनर्जी की सियासत है और यही राज्य में हो रही हिंसा की वजह है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर ही सवाल उठा दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की एक टीम ने भी हिंसा प्रभावित इलाकों का हाल ही में दौरा किया। 30 मार्च को पहले हावड़ा में हिंसा हुई, इसके बाद हुगली में भी, और इसलिए NHRC की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी ने ममता बनर्जी सरकार को प्रशासनिक विफलता का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस सूरत में सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। L नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर हुआ हमला, जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, रैली शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुई। कुछ इलाकों में पुलिस बल तैनात था, लेकिन जब उपद्रवियों ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया तो पुलिस वहां से पूरी तरह से हट गई। कुछ इलाकों में लोग जबरन घुस गए और एक तबके के घरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई। मुख्यमंत्री जी की भाषा में तुम है, जो लोग रामनवमी मना रहे थे वो तुम है, बाकी जो हिस्सा है वह सरकार और उपद्रवियों का एक हिस्सा है, उनके लिए हम है। लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं है। रिटायर्ड जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का मामला है। दूसरा, एक संवेदनशील सरकार दोषियों पर कार्रवाई में देर नहीं लगाती, जबकि यहाँ उल्टे पीड़ितों पर एक्शन हुआ। एक महिला के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। जब वह पुलिस थाने पर गई तो उन दोनों के हाथ पांव बंधे हुए थे। उन्हें धमकाया जा रहा था कि आवाज बंद नहीं की तो और खराब होगा। अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था की ये स्थिति है तो सिर्फ ईश्वर ही इस राज्य को बचा सकते हैं। रिटायर्ड जस्टिस ने ममता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी की विफलता की वजह से हावड़ा और हुगली में हिंसा हुई। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, ये कैसी भाषा है? वह एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वह समाज को विभाजित कर रही हैं। इससे पहले NHRC की टीम और पुलिस के बीच तनातनी भी हुई थी। 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर जाने से रोक दी गई। पुलिस की दलील थी कि हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू है, ऐसे में उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को तगड़ा झटका दे दिया है। असल में सभी पार्टियां अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रही थीं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस योजना को बरकरार रखने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर अग्निपथ योजना को हरी झंडी दे दी। अग्निपथ योजना के आने से पहले एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पादरीवाला की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सेनाओं के लिए रैलियों, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के जरिए चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गोपाल कृष्ण और एडवोकेट ML शर्मा द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमा करें, हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया था। केंद्र सरकार ने जब अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, तब विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ जमकर सियासत की थी और देश में कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन वह सब आखिरकार विपक्ष की राजनीति साबित हुई। शीर्ष अदालत ने 27 मार्च को सशस्त्र बलों के भर्ती के लिए केंद्र की योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये योजना राष्ट्रीय हित में है और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर हों। अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे।
इन नियमों के मुताबिक 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा ही इसमें उम्मीदवार हो सकते हैं और इन्हें 4 साल की कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। The report, News of India. कांग्रेस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार राहुल गांधी की बातों का खुलकर विरोध कर देंगे, क्योंकि शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी पार्टी एनसीपी समेत उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस शामिल हुई थी। अब इस गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है और इसके पिछले शरद पवार का गठबंधन से अलग रुख रहा कुछ बयानों को जिम्मेदार माना जा रहा था। लेकिन अब शरद पवार खुलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं। बाजार समिति के चुनावों में करीब 50% जगहों पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और इस बात में एमवीए में खलबली मच गई है। इसके पहले भी शरद पवार ने वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान से असहमति जताई थी। उसके बाद कांग्रेस द्वारा अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग पर भी अलग रुख अख्तियार किया। पवार ने कहा कि जेपीसी से कुछ नहीं होगा, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराई जानी चाहिए। इसके अलावा अब इतना ही नहीं, जिस एमवीए का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने जोर शोर से उठाया, शरद पवार ने 2 टूक कह डाला कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। मतलब शरद पवार ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों से किनारा कशी कर ली है। इसलिए सवाल ये कि क्या शरद पवार का एमवीए से मोह भंग हो चुका है? इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये बात मेरी जानकारी में आई है कि एनसीपी ने बाजार समिति चुनाव में तकरीबन 50% जगहों में हमारे विरोधी दल बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। पटोले ने कहा कि ये जानकारी हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई है, जिसे हम वेरीफाई भी करेंगे। इसके अलावा ये बात थाने में होने वाली वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी रखी जाएगी। पटोले ने ये भी कहा कि जिस तरह से पवार ने जेपीसी के मुद्दे पर अलग राय रखी है, वह एक तरह से एमवीए के सिद्धांतों से बगावत है। 1963 में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के तहत बाजार समिति का गठन किया गया था, ताकि किसानों को उनके पैदावार का उचित दाम मिल सके। इसके अलावा बाजार समिति में फसल आने के बाद उसे सही तरीके से तौला भी जाए, जिससे किसानों के साथ किसी प्रकार की चीटिंग न हो सके। ये बाजार की समिति की जिम्मेदारी होती है कि वह आने वाली की फसल को बेचने का उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए, साथ ही किसानों को रहने के लिए भी व्यवस्था करे। समय चुनावी है, इसलिए वक्त और विचारों की अहमियत इन दिनों काफी है। देश में चुनावों का जो मौसम शुरू हुआ है वो लोकसभा चुनावों तक और उसके भी आगे राज्यों में, जिसमें झारखंड के चुनावों तक खिंचेगा। इसलिए वक्त का तकाजा भी है और सियासत का दस्तूर भी कि शब्दों के गोले खूब दागे जाएंगे, लेकिन इसमें जो होश खोएगा वो नीचे गिर जाएगा। राहुल गांधी खेल तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन जिस पट्टी पर वे खेल रहे हैं वो फिसलन से भरी हुई है। राहुल गांधी ने हाल ही में जब गुलाम नबी आजाद का नाम गौतम अडानी से जोड़ा, तो पलटकर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे गांधी वाड्रा परिवार पर किसी एक नहीं बल्कि कई उद्योगपतियों से संबंध रखने के आरोप लगा दिए। उन्होंने साफ कहा कि विदेश जाकर क्या खेल राहुल गांधी खेलते हैं, मैं वो सब जानता हूँ। दूसरी तरफ शरद पवार ने कांग्रेस को ताबड़तोड़ कई झटके दे दिए। अडानी मामले में जेपीसी की मांग का विषय हो या सावरकर का या फिर पीएम की डिग्री का, हर मुद्दे पर शरद पवार का रुख कांग्रेस के विरोध में रहा है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं, नेता इस पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है और इस वक्त इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पवार ने कहा कि आज कॉलेज की डिग्री का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा किया जा रहा है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले शरद पवार अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी नकार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेशी संस्थाएं अडानी समूह को निशाना बना रही हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अडानी के मामले में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जाँच की मांग को भी खारिज कर दिया। ये तीसरी बार है जब पवार ने गठबंधन से अलग रुख अपनाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर अवांछित कारोबारियों से संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर एक अवांछित बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पूछा कि ये बिजनेसमैन कौन है।
राहुल गांधी ने 8 अप्रैल 2023 को एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले पुराने नेताओं का उद्योगपति गौतम अडानी के साथ कनेक्शन जोड़ा गया था। इस लिस्ट में उन्होंने गुलाम नबी आजाद को भी निशाना बनाया था और इसके जवाब में उन्होंने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरा कभी किसी उद्योगपति से संबंध नहीं रहा है, जबकि उनके समेत पूरे परिवार के उद्योगपतियों से संबंध रहे हैं। मेरे अंदर उस परिवार के लिए बहुत सम्मान है, वरना मैं बताता कि वे देश के बाहर कहां गए थे और उद्योगपतियों से मिले थे, यहां तक कि ऐसे लोगों से भी जो कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन थे। कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन करने वाले गुलाम नबी आजाद ने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस अब भी रिमोट कंट्रोल से संचालित की जा रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल के हलक सूख रहे हैं। कोर्ट में कोई 3-5 नहीं चल पाया तो पहले केजरीवाल कूदकर राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले मामले में कांग्रेस से ज्यादा बोलने लगे। उम्मीद ये थी कि कांग्रेस सिसोदिया और जैन के मसले पर सहयोग करेगी, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया। अब केजरीवाल ने इसके लिए एक नया स्टंट शुरू किया है। इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चिट्ठियों का अंबार प्रदर्शित किया गया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली के लोगों ने मनीष सिसोदिया और जैन के समर्थन में पत्र लिखे हैं, जिसे वे पीएम मोदी के पास भेजेंगे। आम आदमी पार्टी इस लेटर के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय पीएम को भेजेगी। ये बताने का प्रयास करेगी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी गलत है। इस बात को दिल्ली की जनता ने भी स्वीकार किया। हकीकत यह है कि हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मुख्य कर्ता धर्ता बताया है, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को कहा। लेकिन केजरीवाल की नजर में ये दोनों बेहद मासूम और कट्टर ईमानदार हैं। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार के 2 बेहतरीन मंत्रियों को जेल में डाला जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों के भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच चल रही थी उनको भाजपा ज्वाइन करा दी गई और जांच बंद हो गई। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समर्थन में 13 मार्च को डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 10 लाख दिल्ली के लोगों ने पीएम को पत्र लिखे, जिसे पार्टी ने एकत्र किया। आज तक की कार्रवाई में सीबीआई और ईडी को कुछ नहीं मिला है। पीएम मोदी से अपील की कि सरकार को अच्छे काम करने दें और खुद भी करें। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 31 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। गिरफ्तारी के लगभग 11 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक जैन को जमानत नहीं मिल पाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के बाद 9 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में अब तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा डोर टू डोर और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से दिल्ली के लोगों के बीच जाकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार का षड्यंत्र बताया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा साजिश के तहत दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने के लिए सिसोदिया और जैन को गिरफ्तार कराया गया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट की डांट खाने और 25,000 रुपए का जुर्माना लगने के बावजूद पढ़े लिखे अनपढ़ अरविंद केजरीवाल का अभी भी डिग्री करना आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। विवाद के बाद ही लोगों को पता चला कि जिस मनीष सिसोदिया के पास सरकार के अधिकांश विभाग थे, वह महज मामूली डिप्लोमाधारी है। दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां एक एक करके अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर किनारा करती जा रही हैं। सबसे पहले तो शरद पवार ने ही इसकी हवा निकाल दी। उसके बाद अब बीजेपी विरोध की राजनीति कर रहे जयंत चौधरी ने भी केजरीवाल को खरी खरी सुना दी। शराब घोटाला के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी इन दिनों डिग्री दिखाओ कैंपेन चला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा रही है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अभियान भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष को भी रास नहीं आ रहा। जयंत चौधरी ने साफ कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे पहले शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी पीएम मोदी का साथ देते हुए केजरीवाल की मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए थे। शरद पवार ने पूछा कि जब देश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दे हों तो क्या किसी की शैक्षणिक डिग्री का राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? पवार ने कहा कि क्या किसी की डिग्री राजनीतिक मुद्दा हो सकती है जब देश बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहा हो। आज लोगों में धर्म और जाति के आधार पर भेद पैदा किया जा रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र में फसल बर्बाद हो रही है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी अरविंद केजरीवाल के अभियान पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि 2 महत्वपूर्ण राज्यों में सरकार चला रही पार्टी के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। जयंत ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे पास MSc की डिग्री है, मेरे पिता IITN थे, मेरे दादा ने सतत और न्याय संगत विकास पर आर्थिक ग्रंथ लिखे, लेकिन मुझे लगता है कि शैक्षणिक योग्यता पर आधारित ये राजनीतिक अभियान संभ्रांतवादी है और 2 महत्वपूर्ण राज्यों में सरकार चला रही पार्टी को शोभा नहीं देता। जयंत ने आम आदमी पार्टी के उस ट्वीट को भी साझा किया था जिसमें दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना अपनी डिग्री दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत की और पहले दिन आतिशी ने BA MA की डिग्री दिखाते हुए कहा कि रोज पार्टी की नेता अपनी डिग्री देश के सामने रखेंगे। आतिशी ने कहा कि देश के सभी नेताओं से अपील है कि वे अपनी डिग्री दिखाएं। हालांकि अब विपक्ष की ओर से ही इस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इन दोनों विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे केजरीवाल को इस मुद्दे पर किसी पार्टी का साथ नहीं मिला है। पवार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं की ओर से खुलकर इसका विरोध किए जाने के बाद कुछ और पार्टी प्रतिक्रियाएं दे सकती हैं। The Report, News of India.